हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो आप लोग क्लास को देखिए। रोज़ाना आप लोगों के लिए एक दिन हिस्ट्री और एक दिन ज्योग्राफी, यानी कि अल्टरनेट करके मैं रोज़ाना क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विचार कीजिए। कथन का 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण का बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नीचे दी गए कोड में सही से उत्तर को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए में है कथन क और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ऑप्शन बी है दोनों का और का सत्य है परंतु का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है का सत्य है और का असत्य है। ऑप्शन डी है का असत्य है परंतु का सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोनों का और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सानिध्य भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है नवंबर 1858। ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1857। ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958 व ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859। देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 48 और 52 बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश काउंसिल के अधीन कर दिया गया है। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण। ऑप्शन बी है पूर्व के बंगाली एवं उड़िया।
ऑप्शन सी है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 48 और 52 वीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। वह प्रांत था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इस कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन बी है सर जॉन की। ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन डी है टी.आर. होल्मस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और शीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन शीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है C.R.C. मजूमदार। ऑप्शन डी है दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। ठीक है, 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो देखिए कोई यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह वी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया है। वी.डी. सावरकर की पुस्तक है जिसमें 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग। ऑप्शन बी है पिल आयोग। ऑप्शन सी है हंटर आयोग और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो इसका सही जवाब होगा पिल आयोग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं।
1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पिल आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, ठीक है, और अब 65,000 कर दी गई थी, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात जो था 1:3 का रखा गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन ई है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती कार्रवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की, ऑप्शन सी है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन डी है इसका, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। ऑप्शन ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके डिटेल्स को पहले देख लेते हैं। तो 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल की नदियाँ जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों से विरोध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता था। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा। तो यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि नील नामक दर्पण यानी कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नामक नाटक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, इसीलिए यही ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। तो देखिए क्वेश्चन की डिटेल्स पढ़ने से दूसरा क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक आपका सही हो जाता है। तो इसलिए डिटेल्स को मैं बताती हूँ ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अलावा क्लियर होता चला जाए, और भी जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनेगी सब आप बनाते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी है महलवाड़ी प्रथा, ऑप्शन डी है दहशाला प्रथा, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ई है बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है करम शाह, ऑप्शन सी है यदुवेंद्र शाह सिंह और ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी करम शाह। देखिए यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 56 और 59 बीपीएससी प्री में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, इसके डिटेल्स को देखते हैं। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी के साथ जुड़िए और रोजाना क्लास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ तो मिले ही साथ ही हमारा और आपका यह चैनल आगे ग्रोथ भी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।